Hello everyone, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. तो आज वेट ज्वाइन नहीं करने वाले, तो हम प्रोसीड करते हैं. चलो. फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम कि न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग कैसे की जाती है. ठीक है. तो जनरली क्या होता है सिंपल न्यूरल नेटवर्क में. सिंपल न्यूरल नेटवर्क मतलब कि सिर्फ एक ही इनपुट है. जैसे x एक इनपुट हो गया, x इज मल्टीप्लाई बाय w, राइट. और ये x इंटू डब्ल्यू जो है अलॉन्ग विथ सम बायस, यहाँ पे एक न्यूरॉन है. ये न्यूरॉन में हम फिट करते हैं तो इसका एक आउटपुट आता है. इसका आउटपुट एज अ वाई हैट आता है, राइट. तो होता क्या है, यहाँ पे x एज ए इनपुट, इनपुट जा रहा है, w वेट आ रहा है उसका. तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा y का, y इक्वल टू बायस, राइट. बायस मतलब बीटा नॉट प्लस x इंटू डब्ल्यू. बीटा 1 x1, वो x इंटू डब्ल्यू है. अब वेट इंटू बायस, वेट और बायस भी ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो x इंटू डब्ल्यू, एक्स का एक कुछ वेट आ गया तो y मिल गया. बट यहाँ पे जो ये जो है फंक्शन, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में एक एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है. तो न्यूरॉन में एक्टिवेशन फंक्शन कैसे होता है, सिग्मा ऑफ y जिसको वो बोलते हैं, या फिर अब सिग्मा ऑफ y इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई होगा. और ये जो y है अब हमारा, वो यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा और ये टर्म कैलकुलेट होगी, राइट. और फाइनल वैल्यू हमें ये वाली जो है y हैट वो मिल जाएगी. ये y हैट है हमारा. इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हम जनरली सिग्मॉइड फंक्शन आउटपुट लेयर में देते हैं, यहाँ पे दे देंगे. और हर बार एक्चुअली हम एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज करते हैं, सीधा यही फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करते. तो एक्चुअली यही अगर फॉर्मूला यूज किया तो हर बार वो लीनियर आउटपुट देगा. हर बार नॉन लीनियरिटी ऐड नहीं करेगा इसमें. हर बार हमें क्लास रिग्रेशन का ही आउटपुट मिलेगा. ये भी हमने देखा है. इसलिए हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन, वन ऑफ सच एक्टिवेशन फंक्शन इज सिग्मॉइड, अनदर इज रेलू. रेलू क्या करेगा, अब रेलू रिग्रेशन में यूज करते हैं हम एक्टिवेशन फंक्शन. अब रेलू एक्टिवेशन फंक्शन से क्या होगा, अब ये y सेम मिलेगा हमें यहाँ पे भी. अब सेम y इक्वल टू सम बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, या फिर w इंटू एक्स, सेम मिला y इन केस ऑफ रिग्रेशन में भी. बट यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो मैंने चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिग्रेशन का. तब रिग्रेशन में क्या कर दिया हमने, y इक्वल टू सिग्मा ऑफ y इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन में डाल दिया. अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या बोलता है, ये रियलू वाला, वो बोलता है मैक्स ऑफ y कोमा 0. अब मैक्स ऑफ y कोमा 0 का मतलब क्या है, क्या करो आप y की वैल्यू y ही रख दो, y की वैल्यू y ही रख दो, राइट. मेरा तो आंसर आ गया यहीं पे. बट आप बोलोगे ये 0 क्या है, अगर y निगेटिव है तो क्या करो, 0 रख दो. तो इसलिए ये एक्टिवेशन फंक्शन इस टाइप दिखता है.
सिर्फ एक ऐसी पॉजिटिव वाली लाइन जो कि लीनियर लाइन है। फॉर y इक्वल टू 1 अगर होगा तो सिग्मा ऑफ y भी क्या होगा, 1 ही होगा। y इक्वल टू 2 होगा तो सिग्मा ऑफ y क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। सिग्मा में मतलब इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो उसको। पॉजिटिव साइड में अगर जितना डालोगे उतना y इक्वल टू सिग्मा y होगा। बट अगर y निगेटिव है आपका तो निगेटिव लाइन है ही नहीं हमारे पास, तो सब कुछ यहाँ पे जीरो में कन्वर्ट होगा। तो कितना भी रहने दो, फिर y इक्वल टू -36 रहने दो, तो सिग्मा ऑफ y क्या होगा, उसका जीरो होगा। ये वाले एक्टिवेशन फंक्शन में डाल देते हैं हम उसको। तो ये रिग्रेशन के लिए यूज होता है फिर एक्टिवेशन फंक्शन, और ये क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये सिग्मोइड है बेसिकली। ये पॉइंट सॉरी 0.5 है, ये 1 है, ये 0 है। ये सिग्मोइड फंक्शन है। तो सिग्मोइड फंक्शन क्या करता है, हर एक y की वैल्यू को, ये y की वैल्यू को 0 to 1 में कन्वर्ट करता है, प्रोबेबिलिटी में देता है हमें आउटपुट। इसकी जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर -y, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हर बार 0 to 1 में वेरी करेगी। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए जनरल यूज होता है ये एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। सिंपल न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ फीड फॉरवर्ड है ये। अब आप बोलोगे कि इसमें फिर वेट कैसे एडजस्ट होते हैं अगर ये गलत हो गया। अब वाई हैट डायबिटिक की जगह नॉन डायबिटिक उसने दिखा दिया, तो 1 की जगह पे एक्चुअल y जो है अपना 1 है, और वाई हैट जो आ गया वो 0 आ गया। तो लॉस 100% है यहाँ पे, y माइनस वाई हैट है लॉस। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, लॉस कैलकुलेट करते हैं, राइट। सेकंड सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप जो हो गया ये y कैलकुलेट हो गया। अब बैकवर्ड जाते हैं उसमें, उसको बोलते हैं यहाँ पे बैकवर्ड प्रोपोगेशन न्यूरल नेटवर्क्स में। अब लॉस कैलकुलेट किया, यहाँ पे लॉस आया 100%, 1 आया, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, राइट। y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर आता है वो लॉस, तो 1 आ गया। अब लॉस तो काफी ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकवर्ड प्रोपोगेशन से जाते हैं। ये बैकवर्ड हो गया, यहाँ से फिर से यहाँ तक जाएंगे हम, और वेट अपडेट करेंगे। वेट के एक्स तो अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स तो इनपुट आ रहा है, हमारा फीचर है वो। तो हमारे हाथ में क्या है, डब्ल्यू ही है हाथ में, तो इसी को अपडेट करना है। तो वेट ड्यूरिंग बैक प्रोपोगेशन, बैक बैक प्रोपोगेशन एक स्टेप होती है। मैंने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बता दिया, अभी फॉरवर्ड में कैसे हो रहा है ये पूरा इक्वेशन से समझा दिया। अब बैकवर्ड में क्या होता है, लॉस अगर 1 आया है तो लॉस ज्यादा है, तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं बैक प्रोपोगेशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेट्स, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेट्स, और लॉस रिड्यूस करते हैं यहाँ पे। लॉस रिडक्शन इज आवर टारगेट। और जो यूज करते हैं हम लॉस रिडक्शन टेक्निक के लिए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजर। अब लॉस रिडक्शन कैसे करते हैं हम, बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स लाइक ग्रेडियंट डिसेंट। आपको एक पता है ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजर है, ग्रेडियंट डिसेंट। वेट अपडेट करते हैं उस यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एडम ऑप्टिमाइजर, यन एडम ऑप्टिमाइजर। ये अलग अलग ऑप्टिमाइजर्स है। हमने प्राइमरीली ये देखा है अभी तक, बाद में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा ऑप्टिमाइजर्स का, सारे ऑप्टिमाइजर्स हम देख लेंगे कैसे कैसे वर्क होते हैं। बट ये बेसिक ऑप्टिमाइजर हमने मशीन लर्निंग में भी यूज किया है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, ऐसे अगर लॉस है हमारा, या यहाँ लॉस है या फिर यहाँ लॉस है, तो अपना टारगेट यहाँ तक पहुंचने का होता है। बट यहाँ तक पहुंचना मतलब क्या है, वो स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप रिडक्शन इज आवर टारगेट। स्लोप 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होता है स्लोप, राइट। तो फिर हम, आप बोलोगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो बाय यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। अब डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, यहाँ पे वेट का कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेट्स।
तो ये डेरिवेटिव ऑफ वेट नहीं, डेरिवेटिव ऑफ लॉस कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉस, ये इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे लॉस का विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वेट, डेरिवेटिव ऑफ ये W। अब W न्यू कैलकुलेट करना है एक्चुअली हमें, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W न्यू। अब ये क्या होगा, ये होगा उसका फॉर्मूला होगा W वोल्ट माइनस लर्निंग रेट, सॉरी ये नहीं, W में क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉस तो कैलकुलेट करना है, बट इसके लिए करना है, ये मैंने नहीं बताया आपको, ये नहीं है, उससे पहले क्या होगा, ये स्टेप होगा, W न्यू कैलकुलेट करना है हमें। तो W न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, W ओल्ड लेंगे माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट लेंगे। अब ये फॉर्मूले से ये W क्या अपडेट होगा, और फिर से वो हम सेम करते जाएंगे जब तक लॉस यहाँ तक कम से कम नहीं आता, जीरो ये वाला टर्म, ये स्लोप जीरो आ गया तो हम ये मान लेंगे कि हाँ सबसे एक ऑप्टिमाइज्ड हमें वैल्यू मिल गई है लॉस की, उससे कम लॉस नहीं हो सकता अब। और ये फार्मूला है अपना W न्यू कैलकुलेट करने का, इसी को कैलकुलेट करने का थ्रू बैक प्रोपोगेशन। W ये N क्या है, ये लर्निंग रेट है अपना, और ये डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट है। अब जैसे जैसे नेटवर्क हमारा बड़ा होता जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसा एक, ये फॉर्मूला चेन रूल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स आ गए अब, तो मल्टीपल आउटपुट आ गए मल्टीपल हिडन लेयर्स के, तो ये चेन रूल से अपडेट होगा। फिर अब चेन रूल से कैसे अपडेट होगा, जैसे कि अब यहाँ पे एक सिंपल नेटवर्क मैंने बना दिया, बट अब सिंपल नेटवर्क नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 1 2, और यहाँ पे एक, यहाँ पे है W11 फर्स्ट लेयर का, यहाँ पे है F11, यहाँ पे O11, यहाँ पे है F12, यहाँ पे है O12, यहाँ पे है O21, फाइनली हमें ये Y मिल रहा है यहाँ पे। अब इसका अगर ये W11 न्यू ये अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, W11 वोल्ट ये वाला वेट अपडेट करना है आपको, माइनस लर्निंग रेट डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, सिंपल सिंपल। बट अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये DL बाय DW11 इक्वल टू क्या होगा, बिकॉज W11 is impacting output O11 also impacting output O21, तो रिवर्स में भी फिर ऐसे ही हम जाएंगे, हम चेन रूल बनाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ O21 दिस वन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O11 दिस वन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ O11 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W11 वोल्ट, दैट मीन दिस वन। तो ये कैंसिल कर दिया तो सेम इक्वेशन मिल रहा है, राइट हमें। DL होगा ना सर, DO21 की जगह, O21 की जगह नहीं, DL नहीं होगा, O21 ही होगा। हाँ तो O21 मतलब ही लॉस है, ये क्या है, ये आउटपुट ही है ना, ये लॉस मतलब ये आउटपुट हाँ, ही है, वो आउटपुट का ही सिर्फ सही बदल है इसका। हाँ राइट। तो लॉस लिखो या फिर O21 लिखो, ये सेम ही है, कुछ भी लिखो। ये वाला एक बार फिर समझा दो, समझ नहीं आया अभी ठीक है, चलिए फिर से थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाता हूँ इसको कि चेन रूल होता क्या है इसमें। तो चेन रूल
1 2 3 4 1 2 3 1 2 और यहाँ पे 1 W11 W11 सेकंड लेयर का, W11 थर्ड लेयर का, फाइनली y हैट। यहाँ पे जो होगा वो F11 F12 F13 ये एक्टिवेशन फंक्शन होगा, F21 F22 और ये एक्टिवेशन फंक्शन इसको बोलेंगे हम F31। अब ये ऐसे कनेक्टेड होंगे। ये जो आएगा इसका होगा W21 थर्ड लेयर का, यहाँ पे क्या होगा W12 सेकंड लेयर का। अब इसके आउटपुट्स भी होंगे कुछ, यहाँ से यहाँ ये एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इस एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट वो 11, इस एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट वो 21 और बाद में वो मल्टीप्लाई होगा फिर से इसको इसके साथ, ये वेट इस वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आउटपुट इनटू वेट और फाइनली हमें आउटपुट मिलेगा O31 और यहाँ से जो जाएगा वो O22, यहाँ वो 12, यहाँ पे वो 13। ये हिडन लेयर, ये इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर में क्या आ रहा है, X1 X2 X3 और X4 आ रहा है। वे 4 आने के बाद यहाँ पे एक हिडन लेयर 1 है और यहाँ पे हिडन लेयर 2 है। ये है आउटपुट लेयर। अब लॉस क्या कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे y हैट मिला है हमें, y हैट मिलने के बाद y के साथ कंपेयर करेंगे ओरिजिनल y के साथ, क्योंकि हमें वो भी पता होता है, राइट। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, हम लेंगे y माइनस एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, हर एक x के साथ w x और w x into w1 plus some bias, we are providing this input to this function and will be getting this output O11। तो ये सिमिलर फैशन में सब जगह पे जा रहा है, ऐसे कैलकुलेट करके वो हमें फाइनली O31 मिल रहा है यहाँ पे। अब बैक प्रोपोगेशन शुरू हो गया। अब वेट अपडेट करना है हमें, ये कुछ तो वेट मिल गया यहाँ पे, सॉरी आउटपुट मिल गया है, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट 0 था बट 1 मिल गया, या 1 था या 0 मिल गया, तो यहाँ पे लॉस आ गया। अब इस लॉस को रिड्यूस करना है हमें, तो आउटपुट जो एक्चुअल है वही चाहिए। तो क्या करता है, बैक प्रोपोगेशन से हम यहाँ पे जनरली जाते हैं। बैक प्रोपोगेशन से कैसे जाते हैं आपको पता है, ऑप्टिमाइजर यूज करके हम बैक प्रोपोगेशन करते हैं। अब वेट अपडेशन कैसे करना है, अब यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन में मेनली क्या होता है, वेट अपडेशन होता है। तो W न्यू इक्वल्स टू क्या होगा W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। अब यहाँ पे क्या करना है, W इसका हम करेंगे पहले, तो इसका वेट अपडेट करेंगे। तब इसका वेट अपडेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W113 इक्वल टू W113 ओल्ड वैल्यू उसकी लेंगे, जो फिर फॉरवर्ड फीडिंग में आ गई थी, वो वैल्यू लेंगे हम, into n derivative of loss with respect to of derivative of this old weight। अब सवाल ये है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, W113। So now as the weight is affecting O31,
O31 को ये अफेक्ट कर रहा है वेट, राइट। इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O31 into derivative of O31, this one, because this is impacting this output, right? This weight is impacting this output, so O31 divided by derivative of W113, क्योंकि ये इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब और एक बार समझाता हूं मैं इसका W21 का। ये हाँ आपने ये वाला W321 वाला। अब यहाँ पे W321 का कैसे करेंगे आप कैलकुलेट? डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्टिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ W321 इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ O31, राइट? डेरिवेटिव ऑफ O31 into डेरिवेटिव ऑफ O31 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W321 सेम वे से ये इस वाले रूट को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ये दो टर्म्स मैंने फाइंड आउट की, ये और ये। अब मुझे W सेकंड लेयर का, ये W सेकंड लेयर का 11 न्यू, W सेकंड लेयर का 11, W सेकंड लेयर का 11 कैलकुलेट करना है मुझे। तो W सेकंड लेयर का 11 ओल्ड में लूंगा, इसी का ओल्ड लूंगा, माइनस लर्निंग रेट डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस ओल्ड वेट। बट अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पे दो वेज है, एक तो वे ऐसे जा रहा है, राइट, यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा ऐसे भी एक जा रहा है वे। तो ये दिस W112 इज इम्पैक्टिंग O31, O21, O22, ये भी वे एक इम्पैक्ट कर रहा है और ये एक वे इम्पैक्ट कर रहा है, ये दोनों वे इम्पैक्ट कर रहा है। सो we know that O31 is getting impacted by W311 and O21, and it will be impacted by W112, W112 सेकंड लेयर का, एंड O11 एंड O11। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो फिर फाइनल फॉर्मूला बनता है इस वाले का, DL डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्टिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेट। अब ये क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O31 इनटू डेरिवेटिव ऑफ O31 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O21 फर्स्ट रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ O21 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W11। अब ये वाला रूट देख लिया हमने, यहाँ तक जाने वाला O31, O21 और फिर फाइनली ये। बट यहाँ से ये भी एक रूट है, यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस करके हम लिखेंगे सेकंड वाला भी। वो क्या होगा? सेकंड रूट और सेकंड पाथ क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ O31 सेम रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ O31 डिवाइडेड बाय, अब ये चेंज होगा, अब ये क्या होगा यहाँ पे? डेरिवेटिव ऑफ O22 22 हाँ 2, अब ये वाला रूट है 22 इनटू डेरिवेटिव ऑफ O22 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W12 होल स्क्वायर। इसका और इसका आप कॉम्बिनेशन करेंगे और ये फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो इसी को चेन रूल बोलते हैं। आप जितना बड़ा लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाओगे आप, उतना ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता जाएगा। अब ये तो कोई नहीं पूछता, बट आपको ये पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट इतना सिंपल इक्वेशन पता होना चाहिए, राइट? ये वाला ये वेट कैसे अपडेट हो रहा है।
बैक प्रोपोगेशन में। अब क्लियर है अजय? यस सर। फिर से आप पुराने लेक्चर्स देख लो, क्योंकि ये पूरा एक घंटा लगाया है मैंने इसमें, चेन रूल और मल्टी न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के लिए हमने, राइट। एक तो मैंने सिर्फ अभी आधे घंटे में समझा दिया आपको, राइट। हाँ, लगभग समझा ही दिया मैंने पूरा ही। फिर भी अगर देखना है आपको तो वो रिवाइज कर लो लेक्चर पिछला। चलिए अब देखते हैं हम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है। न्यूरल नेटवर्क में एक प्रॉब्लम आता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। ग्रेडियंट वैनिश होता है। जो वेट अब हम अपडेट करते हो, अपडेट बहुत कम वैल्यू से होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर उसकी शुरुआत में वैल्यू अगर 4.5 है, तो वेट कितना भी अपडेट करने के बाद वो 4.999 ऐसा ही कुछ होता है अपडेट। वो प्रॉपरली अपडेट ही नहीं होता, हर वक्त बहुत कम वैल्यू से अपडेट होता है। उसी को बोलते हैं वैनिश। फिर हमारा ग्रेडियंट ही वैनिश हो रहा है यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम आता है जनरली, इसका जो कॉज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रेडियंट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ग्रेडियंट वैनिशेस बिकॉज it the cause is if we use sigmoid activation function, sigmoid activation function, if we use sigmoid activation function, it will translate the output into the value 0 to 1, हमें ये पता है। And if we take the derivative of value, we will get the output between 0 to 0.25. And if we update the weight, our weight, new weight and old weight will remain the same or almost remain the same। क्यों होता है ऐसा? तो मैं यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क से बताता हूँ आपको। न्यूरल नेटवर्क फिर से ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। x1 x2 और x3, ये 3 न्यूरॉन्स, इनपुट लेयर बना दिया मैंने। फिर उसके बाद 2 न्यूरॉन और उसके बाद 1 न्यूरॉन। तो ये फंक्शन f11, ये फंक्शन f12 और ये w11 फर्स्ट लेयर का, और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है O11, यहाँ पे एक आउटपुट आ रहा है O21, यहाँ से यहाँ जा रहा है O12, और ये सारे कनेक्टेड सिमिलर वे में है, और ये y हैट हमें मिल रहा है। फिर पता है आपको लॉस फंक्शन हम यूज करते हैं, लॉस निकालते हैं। फिर ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं बैक प्रोपोगेशन में। तो ऑप्टिमाइजर वी अपडेट द वेट्स एंड रिड्यूस द लॉस। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला ये W11 फर्स्ट लेयर का कैलकुलेट करना है वेट, या फिर अपडेट करना है बैक प्रोपोगेशन में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? W11 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ दिस ओल्ड वेट। राइट, इतना पता है हमें। अब ये पहले तो ओल्ड वेट मतलब क्या है, ये रैंडम इनिशियलाइज होते हैं, कुछ भी नंबर आता है पहले तो, फिर बाद में हम उसको अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये हम सेलेक्ट करते हैं, ये रैंडमली असाइन होता है। अब इसका भी काफ़ी सारे वेज आ गए हैं मार्केट में, हम वो भी देखेंगे, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स। बट पहले क्या होता था, ये रैंडमली इनिशियलाइज होते थे। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ O11 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ O21 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O11।
into derivative of O11 divided by derivative of W11 वोल्ट। तो फिर से ये वाला भी रूट होगा, राइट? ये वाला रूट होगा क्या? नहीं, ठीक है, ये यही होगा। मल्टीपल हिडन लेयर्स नहीं है, मल्टीपल नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही होगा। अब दिस इज चेन रूल, राइट? तो हमें ये पता है कि अब इसकी जो वैल्यू है y की वैल्यू हम एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन हमें एक रिजल्ट देता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन कैसे दिखता है सिग्मॉइड का? इस टाइप। यस टाइप। तो ये 0.5 वैल्यू है, ये 1 है, ये 0 में कन्वर्ट होता है। अब ये वैल्यू है। अब हम जनरली क्या करते हैं, z इक्वल टू या फिर y इक्वल टू mx प्लस बी, तो एक्स डब्ल्यू प्लस बी, z इक्वल टू, और फिर एक्टिवेशन फंक्शन में z को पास करते हैं या y को पास करते हैं और हमें मिलता है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस ये z, और ये वैल्यू मिलती है हमें फाइनल। तो ये वैल्यू इसमें वेरी होती है। बट जब हम वेट अपडेट करते हैं, राइट, तब होता क्या है, ये 0 to 1 की कोई भी वैल्यू जो है, अगर उनका डेरिवेटिव हमने निकाला, इस वैल्यू का डेरिवेटिव निकाला, तो इट विल वेरी बिटवीन 0 to 0.25, इसमें वेरी होता है। और इसका ग्राफ फिर कैसे बनता है, इसी में मैं निकाल के आपको बताता हूं। ये है उसके डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव ऑफ लॉस ऐसे आता है एक्टिवेशन फंक्शन। ये जो इसका आउटपुट है और उसका फिर से आपने डेरिवेटिव निकाला, तो इट विल वेरी बिटवीन 0 to 0.25, काफी कम है, राइट? फॉर डिफरेंट z values the derivative of sigmoid function is ranging from 0 to 0.25। अगर ये है तो डेरिवेटिव ऑफ ये इसका डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा ऑफ जेड का विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा ऑफ जेड, ये क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं 0 to 0.25 में वेरी हो रहा है, 0 to 0.25 में। अब रियलिटी में होता क्या है, अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट, या फिर हाँ ओल्ड वेट, जब हम कैलकुलेट करते हैं, तब डेरिवेटिव ऑफ O21 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O11 इनटू डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से O11 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W11। अब इसकी वैल्यू भी काफी कम होती है। ये आउटपुट ही 0 to 1 में वेरी हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हमने देखा 0 to 0.25 में वेरी होता है। अब मान के चलो कि ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पे 0.2 हो रहा है, इसका डेरिवेटिव आ गया और इसका डेरिवेटिव 0.02 आ गया। अब यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट किया तो 0.040 आ गया इसका, ये वैल्यू। ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0.040। अब इस 2 0 हो गया ना, 2 0, हाँ, एक डेसिमल आगे, मतलब 0.00 0.004 होंगे। अब यहाँ पे अगर लर्निंग रेट 1 भी रखा हमने, मैक्सिमम भी रखा, तो 1 into 0.004 क्या आएगा, 0.004 ही आएगा।
हाँ वैल्यू कम होगी बहुत ही। हाँ, और अगर यहाँ पे कुछ भी एक नंबर है, जैसे मैंने बोला पहले कि 4.5 नंबर है, तो माइनस 0.004 लिखा, तो कितना फर्क आ रहा है यहाँ पे? 4 कितना, 4,999,999 ये समथिंग समथिंग आएगा, राइट? तो काफी कम वैल्यू से ये अपडेट हो रहा है अब। और यहाँ तो एक ही हिडन लेयर है, फिर भी इतना कम में अपडेट हो रहा है। अब अगर हिडन लेयर बढ़ाते हैं हम, ये काफी रिड्यूस हो जाएगा ये वैल्यू। तो जैसे कि अगर सिर्फ दो बार मल्टीप्लाई किया है, बट चेन रूल से अगर 3-4 और भी डेरिवेटिव हम निकालते, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.04 ऐसा कुछ आता, तो और भी और कम नंबर। और अगर इतना कम है नंबर, तो वेट अपडेट नहीं होंगे प्रॉपर वे से। नए वेट और पुराने वेट में ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो W11 new और W11 old will be matching, and hence sigmoid is bad. It should not be used in every layer. ये सब लेयर में अगर सिग्मोइड यूज किया तो ये प्रॉब्लम आता है वैनिशिंग ग्रेडियंट का। समझ में आ गया ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है? हाँ सिंपल लैंग्वेज में मतलब वेट कम वैल्यू से अपडेट होते हैं, इसलिए सभी लेयर में सिग्मोइड मत यूज करो। सही है? राइट, सभी लेयर्स में सिग्मोइड नहीं यूज करना चाहिए। अब हम जनरली कैसे करते हैं, मिडिल लेयर में रेलू करते हैं, और फाइनल लेयर में जो भी आपका टास्क है, रिग्रेशन है तो फिर से रेलू यूज करोगे, और क्लासिफिकेशन है तो सिग्मोइड यूज करोगे। क्लासिफिकेशन है तो सिग्मोइड, अगर 4 लेयर है तो 2 लेयर में सिग्मोइड और 2 लेयर में रेलू, ऐसा कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सभी जगह पे ऐसे दे दिया तो ये वाला प्रॉब्लम आता है, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया तो। क्लियर है मोनिका, सुशांत? यस अजय? यस सर। गुड। अब हम और एक कंसेप्ट देख लेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। एक्सप्लोड हो रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट। एक्सप्लोड कब होता है ग्रेडियंट? मतलब पूरा वो W1 वेट ही एक्सप्लोड होना। ग्रेडियंट का मतलब क्या? वेट एक्सप्लोड होना, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। वेट कब एक्सप्लोड होता है? जब हम वेट सही से नहीं अपडेट हो पाता। तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट एक्सप्लोड कब होता है? द कॉज इज वेट इटसेल्फ। पहले का कॉज क्या था? पहले एक्टिवेशन फंक्शन कॉज था। वैनिशिंग में वैनिश क्यों हो रहा था? एक्टिवेशन फंक्शन यूज करने के कारण हो रहा था वो। अब यहाँ पे एक्सप्लोड क्यों हो रहा है? एक्सप्लोड मतलब एक वैल्यू है, काफी बड़ी हो रही है, काफी छोटी हो रही है, मतलब ये जो लॉस है, ऐसे धीरे 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 हम यहाँ तक नहीं आ रहे, हम ऐसे ऐसे करके वो लॉस ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे वो ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक्सप्लोड हो रहा है। जब जब भी हम चेन रूल से डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त क्या हो रहा है? वेट ऑप्टिमम वे से अपडेट नहीं हो पा रहे, वो एक्सप्लोड हो रहे हैं यहाँ पे। कभी ज्यादा नंबर मिल रहा है, कभी कम नंबर मिल रहा है, कभी इधर कभी उधर, राइट? तो इसके कारण ये एक्सप्लोड हो रहा है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अब ये कैसे होता है?
ये भी हम देख लेंगे। एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क ड्रा करते हैं हम। x1 एक इनपुट लेयर आ गया, ये वाला। W11 फर्स्ट लेयर का, फिर F11 आ गया, ये हिडन लेयर 1 आ गया, फिर ये हिडन लेयर 2 आ गया, फिर ये आउटपुट लेयर आ गया, और हमें मिल रहा है y हैट। और यहाँ पे है F31 21 F11, ये एक्टिवेशन फंक्शंस है। अब W आ गया, X आ गया, ये इनपुट है, X इंटू W। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, O11, इसका O21 और इसका O31, ये फाइनल आउटपुट हो गया आपका। अब इसके साथ W21 फिर उसके बाद W31, यहाँ पे ये वेट अटैच होगा, और ये फिर फाइनली कंट्रीब्यूट करेगा आउटपुट O31 के लिए। यहाँ पे कुछ बायस टर्म भी ऐड होती है, बट हम उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, बीटा नॉट बायस टर्म, ये तो हर जगह पे ऐड हो रही है, तो हम थ्योरी में उसको नहीं देख रहे हैं स्पेसिफिकली, बट वो होती है। हम काफ़ी सिंपल वे में थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए वो ड्रॉप कर रहे हैं हम हर वक्त इसका कैलकुलेशन, बट ये भी ऐड होता है। यहाँ पे बीटा 1 टर्म ऐड होगी, यहाँ पे बीटा 2 टर्म ऐड होगी, फाइनली बीटा 3 टर्म ऐड होगी आगे जाके। यहाँ पे अगर हमें वेट अपडेट करना है W11 फर्स्ट लेयर का, तो उसका फॉर्मूला होगा W11 फर्स्ट लेयर का ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस ओल्ड वेट, ये। बट अगर लॉस आप कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस ओल्ड वेट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ O31 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया आपका O21 इंटू डेरिवेटिव ऑफ O21 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O11 टू डेरिवेटिव ऑफ O11 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W11 फर्स्ट लेयर का, राइट। O31, क्योंकि W11 जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है O31 O21 O11 को, सेम लिख दिया हमने, O31 O21 O11। तो हमने अभी देखा कि दिस प्रॉब्लम ऑकर्स बिकॉज ऑफ वेट्स। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन रेंजेस बिटवीन 0 to 0 to 1, 0 to 2.25 डेरिवेटिव बोल रहा हूँ मैं। डेरिवेटिव है। हाँ, डेरिवेटिव क्या होगा, 0 to 0.25 में वैरी होगा। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब अगर हमें, अब एग्जांपल में क्या देख लेंगे, O21 का देख लेंगे हम। O21, तो O21 को हम पाई ऑफ जेड भी लिख सकते हैं, और एक्टिवेशन फंक्शन जेड से जा रहा है O21, मतलब क्या हो रहा है, अब ये जेड क्या होगा इसके लिए, W21 इंटू O11 प्लस सम बायस टर्म ऐड होगी इसमें, ये W21 इंटू O11 प्लस बायस टर्म O21 के लिए। O21 इसके लिए जो इनपुट आ रहा है, ये तैयार कैसे हो रहा है, O21 ये जेड है वैल्यू, राइट। O21 मतलब जेड वैल्यू है। अब ये तैयार कैसे हो रहा है, इस दोनों से हो रहा है, O21 और O11, इससे तैयार हो रहा है वो, मल्टीप्लाई बाय these two terms will be contributing to O21, तो इसलिए हमने लिखा O21 मल्टीप्लाई बाय O11 प्लस बीटा सम बायस टर्म
बीटा 2। अब कैलकुलेट करना है हमें, मान के चलो O21, डेरिवेटिव ऑफ O21, तो ये इसका डेरिवेटिव ऑफ O21 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O11 इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेम लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ जेड, ये सेम ही लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ O11। तो ये टर्म क्या है, ये है, बस मैंने वो रिप्लेस कर दिया है अब ऐसे। राइट, O21 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ O21 इज 5 ऑफ जेड लिखा है हमने, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ जेड, डेरिवेटिव ऑफ दिस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ O11। अब ये करने के बाद हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन रेंजेस बिटवीन 0.25। तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसका जो डेरिवेटिव है ये वाला, अब हमें पता है इसका डेरिवेटिव ऑलवेज बिटवीन 0 to 0.25 में होगा। अब इसका डेरिवेटिव ये, क्योंकि ये एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यूज किया है यहाँ पे भी हमने, अगर कोई भी यूज किया तो भी ये प्रॉब्लम आता ही है, बट अभी के लिए ये अज्यूम करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन यूज किया, और ये इसका डेरिवेटिव 0.0 to 0.05 के बीच में आ रहा है इनटू, अब इसको मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ जेड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ O11 सॉरी W121 था, O11 इंटू W21 प्लस ये बायस टर्म B2 ये वाला डेरिवेटिव ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O11। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आता है। जीरो टू 2.5 इंटू W21। राइट, वेरी गुड। इसका सिर्फ W21 आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू O11। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू O11 क्या आएगा उसका, इसका सिर्फ W21 आएगा, W21 आएगा, और कांस्टेंट का क्या आता है, 0 आता है 0 आता है। डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट है 0 आ गया। और ये इसका, जैसे अगर मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आता है, कोई बताएगा अपार्ट फ्रॉम विवेक। डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, अजय, मोनिका, इसका 2 आएगा। हाँ 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ रहा है, फिर सिर्फ W21 आ रहा है, x कट गया, ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू O11 निकाल रहे हैं ना हम, तो इसलिए सिर्फ W21 रह गया। तो इसलिए पॉइंट, अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम भी लेता हूँ 0.25 इसकी वैल्यू, ये 0 to 2.5 है, बट मैं एज ए एग्जाम्पल आपको एनालॉजी के लिए हम क्या करेंगे 0.25 लेंगे इनटू, अब सिर्फ W रह गया, राइट। अब अगर W का ऐसा है कि 500 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। अब इसका 125 है तो ये पूरा 125 होगा, राइट। अब या फिर ये 125 होगा, ऐसी ही ये बड़ा नंबर होगा ये वाला पूरा। तो ये हमेशा इतना, मतलब ओल्ड वेट देखो और न्यू वेट देखो, अब इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो ये वेरी हो रहा है काफी, राइट। पहला वेट इतना था और दूसरा एकदम से 25% लेस हो गया, मतलब 25% ही रह गया, उसमें से 75% कम हो गया ये नंबर। इट कॉजेस weights to vary a lot and
loss never reaches to global minima. It will jump from here and there. जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ऐसे करके वो वेट अपडेट हो रहा है, वो प्रॉपर वे से एकदम कम 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 ऐसा नहीं हो रहा है, तो कभी इधर जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ये कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा इसके कारण। ये बात आई समझ में? अब एक्सप्लोड क्यों हो रहा है? यस सर। चलो, तो ये एक्सप्लोड ना होने के लिए हम वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, डिफरेंट तो आगे जाके हम देख लेंगे कैसे वेट इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि ये अगर 500 600 कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ गई तो फिर ये वाले ड्रॉबैक्स आते हैं उसमें, इसलिए ये वेट्स भी हमें कॉशियसली इनिशियलाइज करने पड़ते हैं, तो अलग अलग टेक्निक्स भी है उसके लिए, इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हम कुछ नंबर उठाते हैं, अलग अलग है, आगे जाके वो भी देख लेंगे हम। अभी के लिए हम एक बेसिक टेक्निक जो पहले यूज होती थी रैंडम इनिशियलाइजेशन, उसके कुछ ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। तो एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ये दोनों क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अब आपको जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है वो प्रॉपर वे में लिख के इंटरव्यूअर को समझानी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप 4 से 5 पॉइंट उसमें से निकालें, थ्योरी पॉइंट्स। ये कोई नहीं पूछेगा आपको ऐसे ये डिटेल वाला। वैनिशिंग क्या है इन और एक्सप्लोडिंग क्या है? इन अ न्यू network, n hidden layers, n derivatives will be multiplied together. If the derivative are larger than the gradient, will increase exponentially as we propagate down the model until they eventually explode. And this is what we call the problem of exploding gradient. Alternatively, if the derivatives are small, then the gradient will decrease exponentially and as we propagate through the model until it eventually vanishes. And this is the vanishing gradient problem. ये भी इसने हेवी थोड़ी सी लैंग्वेज यूज की है, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा देख लेना है। वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या है? द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इज अ चैलेंज दैट एमर्ज ड्यूरिंग बैक प्रोपोगेशन। ये कब होता है? बैक प्रोपोगेशन में, जब हम वेट्स अपडेट करते हैं, व्हेन द डेरिवेटिव्स और स्लोप ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शंस बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर। तो स्लोप क्या होता है एक्टिवेशन फंक्शन का? ये कम कम होता जाता है, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एज वी मूव बैकवर्ड। जैसे जैसे बैकवर्ड जाते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। तब ये दोनों इसमें बैकवर्ड प्रोपोगेशन में ही होती हैं। हाँ, बैकवर्ड प्रोपोगेशन में ही होता है। This phenomenon is particularly prominent in deep neural networks with many layers. अब काफी ज्यादा लेयर है तो वो धीरे धीरे और भी वो रिड्यूस होता जाएगा, hindering the effective training of the model. The weight updates becomes extremely tiny. The weight updates बहुत कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि exponentially small, तो हर लेयर में वो बहुत कम होते जाते हैं। It can significantly prolong the training time. And in worst condition it can halt the training process altogether. तो ट्रेनिंग प्रोसेस को भी कभी कभी बंद करता है, वेट ही अपडेट नहीं हो पाता।
डेरिवेटिव विद इन रेंज 0 to 2.25, राइट, 0.25। ये सब कुछ हमने देख लिया, बस यहाँ से आप थ्योरी उठाओ। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? लाइव में आप देख सकते हो कि लॉस फंक्शन फेल्स टू डिक्रीज, तो लॉस कम होता नहीं है। अगर कम भी हो रहा है तो काफी स्लोली हो रहा है होगा। एक तरीका ये है वेरीफाई करने का कि वैनिशिंग प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके न्यूरल नेटवर्क में। आप डॉट फिट करो, यूज मॉडल डॉट फिट, और ये फिटिंग जब होगी तब लॉस ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके देगा आपको। तो हर इपॉक के बाद लॉस कैलकुलेट होगा, तो लॉस हर एक इपॉक में कितना कितना रिड्यूस हो रहा है वो आप देखोगे, तो उससे भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे वैनिशिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। ग्रेडियंट हिस्टोग्राम भी डाल सकते हो आप, उससे भी आपको चेक कर सकते हो। अब सॉल्व करने के फॉर्मूले क्या है? बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज द इनपुट्स ऑफ ईच लेयर। तो नॉर्मलाइज करोगे आप, नहीं तो फिर एक्टिवेशन फंक्शन अलग अलग यूज करोगे। जैसे एक रेलू है, with ReLU the gradient is 0 for negative and 0 input. It is 1 for positive input, which helps alleviate the vanishing gradient issue. Therefore, ReLU operates by replacing poor enter values with 0 and 1, or fine enter values. It preserves the input unchanged. ये देख लेंगे हम ReLU फिर से, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, तब आपको ये समझ में आ जाएगा ये कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम। हीप कनेक्शंस एंड रेसिडुअल नेटवर्क्स। तो एक रेजनेट नाम का एक अलग नेटवर्क है, आप वो भी यूज कर सकते हो। इट विल स्किप कनेक्शंस एज सीन इन रेजनेट्स। स्किप कनेक्शन मतलब काइंड ऑफ ड्रॉप आउट करता है, वो ड्रॉप करता है। अलो द ग्रेडियंट टू बाईपास सर्टन लेयर्स ड्यूरिंग बैक प्रोपोगेशन। अब ये क्या होता है, स्किप कनेक्शंस कैसे करते हैं हम, मैं अभी 2 मिनट में समझा दूंगा आपको। This facilitates the flow of information through the network, preventing gradients from vanishing. LSTM और गेटेड रिकरेंट यूनिट्स आप यूज कर सकते हो, ये मॉडल्स है। आगे जाके हम मॉडल्स देखेंगे। अभी तक हमने ANN और DNN देखा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप कब करते हैं हम, तब मतलब ANN और DNN में कुछ खास फर्क है नहीं, सिर्फ हम हिडन लेयर्स की संख्या बढ़ा देते हैं, दैट्स इट। उसी को बोलते हैं हम डीप न्यूरल नेटवर्क। अगर 2 से ज्यादा है हिडन लेयर तो DNN बोलेंगे। ENN और DNN हमने देख लिया है। अब आगे जाके हम थोड़े से और एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स बनने वाले हैं, जैसे CNN है, RNN है, LSTM है, वो सारे। CNN इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। अभी तक हमने इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज डेटा देखा ही नहीं है। अभी तक हमने जो देखे हैं डेटा, वो 2 प्रकार का डेटा देखा, एक तो टैबुलर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में सिर्फ हमने देखा टेक्स्ट डेटा। राइट। वीडियो डेटा या फिर इमेज डेटा हमने देखा नहीं है, तो हम वो भी देखेंगे। इमेज डेटा, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए CNN यूज होता है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अलग अलग न्यूरल नेटवर्क से अभी तो हम काफी बेसिक थ्योरी में है। ग्रेडियंट क्लिपिंग एक आती है। ग्रेडियंट क्लिपिंग इन्वॉल्व्स imposing a threshold on the gradient during back propagation. Limit the magnitude of gradient during back propagation. This can prevent them from becoming too small or exploding, which can also hinder learning. तो ग्रेडियंट क्लिपिंग यूज करते हैं, यहाँ पे आप लिमिट करते हो कि नहीं नहीं इससे कम नहीं होना चाहिए ग्रेडियंट। imposing a threshold on the gradient, उसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट क्लिपिंग। तो आपको ये भी पता होने चाहिए हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स।
by using different activation function, by using batch normalization, by using skip connections, by skipping connections, मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ, ग्रेडियंट क्लिपिंग, या फिर दूसरे नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क यूज करो, जैसे LSTM है और गेटेड GRUs है। क्योंकि उनका आर्किटेक्चर ही वैसा है कि यहाँ पे वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता नहीं है। सिग्मोइड, हर जगह सिग्मोइड फंक्शन मॉडल, फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी और ऑप्टिमाइजर एडम मैट्रिक्स एक्यूरेसी 3 यूज किया है। उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग शुरू हो गई, इपॉक्स 100। तो हर एक इपॉक में आप यहाँ पे एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, यहाँ पे लॉस भी चेक कर सकते हो। तो लॉस 0.70, 0.69, 0.6933, 0.693, 0.693, 6932। अब ज़्यादा देखो डिफरेंस नहीं है इन दोनों लॉस में, दो इपॉक्स में। यहाँ पे आपने देखा इपॉक्स वर्सेस लॉस, तो शुरुआत में लॉस कम होगा कुछ इपॉक्स तक, बाद में कांस्टेंट रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे एक तो बैच नॉर्मलाइजेशन करो, स्केलिंग करो, उसकी नॉर्मलाइजेशन करो, मॉडिफाई द मॉडल, मॉडल को मॉडिफाई करो। कैसे करो? अर्ली स्टॉपिंग लगाओ, उसमें इंक्रीज ड्रॉप आउट लगाओ, और लर्निंग रेट एडजस्ट करो। ये 2-3 इसने ऐड कर दिया। ड्रॉप आउट लेयर मतलब जो स्किप कनेक्शंस वाला था वो, ये नथिंग बट ड्रॉप आउट है। तो ड्रॉप आउट मैं अभी समझाता हूँ, ये भी आज का टॉपिक है। ड्रॉप आउट लेयर्स, ये लेयर क्यों ऐड करते हैं? ये ओवर फिटिंग अवॉइड करने के लिए ऐड करते हैं। यहाँ से क्या क्या होगा, कुछ न्यूरॉन्स जो हो फायर होने से हम प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको फायर नहीं होने दे रहे, वो डीएक्टिवेट रख रहे हैं। 0.5 मतलब 50% न्यूरॉन्स, ये काफी हाई है रेट। जनरली हम 0.1 करते हैं। और अर्ली स्टॉपिंग करते हैं। अब अर्ली स्टॉपिंग क्या करते हैं? अर्ली स्टॉपिंग का मतलब क्या होता है? अर्ली स्टॉपिंग देखो कि जल्दी स्टॉप करो इसको। मैंने बोल दिया है कि 100 इपॉक्स चाहिए मुझे, बट अगर 190 या फिर मतलब 50-60 इपॉक्स में भी वैलिडेशन लॉस अगर कम नहीं हो रहा है ज़्यादा, या फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि हमने अभी देखा था, राइट, कुछ केस में बढ़ रहा है वो 0.51, 0.5 सॉरी 0.693330, फिर से थोड़ा सा बढ़ गया 32। अब ऐसा थोड़ा सा बढ़ भी गया तो क्या करो, 10 तक आप क्या वेट करो, पेशेंस इक्वल टू 10 इपॉक्स, 10 इपॉक्स तक वेट करो। अगर ऐसा बढ़ रहा है फिर भी क्या करो, 10 इपॉक्स ले लो आप। हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए 10 इपॉक्स के, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है बट बाद में घट गया है, फिर से यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ रहा है फिर घट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इपॉक में आप देख रहे हो कि नहीं नहीं अरे यहाँ तो बढ़ गया तो मैंने यहीं पे मैं कट कर दूंगा, इसका थ्रेशोल्ड रख दूंगा। नहीं, पेशेंस रखना है हमें, पेशेंस लेवल। तो पेशेंस लेवल 10 है, मतलब उसके बाद भी अगर वैलिडेशन लॉस 50th इटरेशन में कम हो गया है, 51 में बढ़ गया है, फिर भी आप 60 तक लेके जाओ उसको। तो ये पेशेंस है। अरे रिस्टोर बेस्ट वेट्स भी अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपने लगा दिया उसमें आपके मॉडल में। तो मॉडल डॉट कंपाइल करने के लिए बाइनरी लॉस ऑप्टिमाइजर एडम लर्निंग रेट उसका मैट्रिक्स ये सब कुछ दे दिया, और ये मॉडल डॉट फिट कर दिया, मॉडल डॉट फिट स्केल्ड
पे कर दिया, स्केलिंग कर दी उसकी, नॉर्मलाइजेशन कर दिया, वैलिडेशन डेटा पास किया आपने, बैच साइज पास की, कॉलबैक्स में एक फंक्शन ये आता है आपका अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा दिया आपने। मैं बोल रहा हूँ 100 इपॉक्स, बट अगर 100 इपॉक्स 50 के बाद अगर लॉस बढ़ रहा है मेरा तो स्टॉप कर दो, अर्ली स्टॉपिंग ये क्राइटेरिया लगा दिया मैंने। कुछ पूछ रहे थे विवेक? ये बैच साइज के बारे में हर बार 32 ही आता है, बहुत बार चेक किया, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वगैरह है कि ये? हाँ, ये काफी लोग यूज करते हैं, बट आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ओके सर। अब यहाँ पे रेलू 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 हर जगह रेलू देखो, अब हर जगह पहले सिग्मोइड था, अब रेलू बना दिया आपने, और फाइनल लेयर में सिर्फ आपने सिग्मोइड रख दिया। अब ये करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे एक्यूरेसी कैसे कैसे ड्रॉप हो रहा है, सॉरी कैसे कैसे बढ़ रहा है और लॉस कैसे ड्रॉप हो रहा है। तो 0.17 तक गया, 0.16161885, तो काफी कम हो गया क्या? थोड़ा 0.1, इंक्रीज हुआ है शायद। हाँ ये तो 10 अप टू 10 तो इंक्रीज होगा, बट ये पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? 0.1 पहले से कम है, पहले 0.6 समथिंग था। पहले नेटवर्क में कितना बना? हाँ 0.6 समथिंग, राइट। अब 0.1 काफी कम हो गया है, देखो काफी कम हो गया। आपने ऐसे बनाया है। अब तो ये काफी जरूरी है इतना डिटेलिंग में जाना, नहीं तो हम क्या करते हैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और वही यूज करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस करने हैं। कॉपी पेस्ट तो सब जगह सब जन वही करते हैं लोग, बट कितने यहाँ पे न्यूरॉन्स देने हैं, इनपुट डायमेंशन कैसे चेंज होगा। अब 18 फीचर्स है इसलिए 18 लिख दिया है उसने। फाइनल में एक ही है क्योंकि लगता है बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, सिग्मॉइड यूज किया उसने, बाकी सारे लेयर्स रेलू के बना दिए। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ये लॉस फंक्शन यूज किया है, इसको रिड्यूस करना एम है हमारा, ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को। ऑप्टिमाइजर यूज किया एडम, आप एसजीडी भी यूज कर सकते हो, ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट नहीं होता है, यहाँ पे एसजीडी होता है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है जनरली। स्टोकास्टिक और ग्रेडियंट डिसेंट में फर्क मैंने बताया था आपको, किसी को याद है? स्टोकास्टिक बैच वाइज जाता है और ग्रेडियंट डिसेंट एक ही बार में लॉस कैलकुलेट करता है सारे डेटा पॉइंट्स का। अगर बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स है तो फिर आपका मेमोरी इशू आ सकता है, आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी। सेम वे में एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे आप? ग्रेडियंट क्लिपिंग, बैच नॉर्मलाइजेशन, ये दो टेक्निक्स है। अब यहाँ पे tan h यूज किया है उन्होंने एक्टिवेशन फंक्शन, ये भी मैं आपको समझा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ऑप्टिमाइजर एसजीडी यूज किया, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। देखो ये कर्नल इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स है कुछ, ग्लोरोट, यूनिफॉर्म। सो ये कर्नल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स है। वेट इनिशियलाइज होने के कारण ही एक्सप्लोड होता है ना ग्रेडियंट हमारा, तो उसको क्या करो फिर अच्छे से इनिशियलाइज करो वेट्स को।
तो ये भी देखेंगे हम, कर्नल इनिशियलाइजर्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको, इसकी थियरी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल दे दिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन। वेट इनिशियलाइजेशन ग्लोरोट यूनिफॉर्म से किया है, ग्रेडियंट क्लिपिंग की है, एडम ऑप्टिमाइजर सेट किया है, क्लिप किया है, एडम ऑप्टिमाइजर सेट टू 1.0, तो ये क्लिपिंग हुई है यहाँ पे। और कर्नल कंस्ट्रेंट, द मैक्स नॉर्म कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू कर्नल वेट्स of each layer with a maximum norm of 2. This further helps preventing exploding gradients. तो कर्नल कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐड किए हैं यहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं हम धीरे धीरे न्यूरल नेटवर्क हमारा। ये सब ऐड करके, राइट। पहले हम कुछ नहीं ऐड करते थे, ऐसे सिंपल बनाते थे। चलो ये आर्टिकल पढ़ लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब वहां पे एक आया था कनेक्शन स्किपिंग, तो क्या है, या फिर उसी को बोलते हैं हम ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली ये ड्रॉप आउट लेयर्स क्या है, ड्रॉप करते हैं हम लेयर्स, कुछ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट ही रखते हैं। क्यों रखते हैं डीएक्टिवेट? क्योंकि यहाँ पे एक ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आता है। अगर काफ़ी ज़्यादा आपने डीप न्यूरल नेटवर्क बनाया तो ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आता है। अब अगर इसको समझना है तो बेसिकली हमने एक रैंडम फॉरेस्ट में एक टेक्निक देखी थी। रैंडम फॉरेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, डिसीजन ट्री हम डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं, और अगर उसकी डेप्थ बढ़ी तो वो ओवरफिट होता है, ये भी हमने देखा। इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं उसकी ट्री की, राइट। सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन है कि ये क्या करो, आप सबसेट ऑफ फीचर्स यूज करो। सबसेट ऑफ फीचर्स, सारे फीचर्स मत यूज करो, इंपॉर्टेंट फीचर्स वन बाय वन करो फीचर्स यूज, या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स यूज करो, और फिर रैंडम फॉरेस्ट बनाओ आप। तो यहाँ पे भी न्यूरल नेटवर्क्स में भी हम ड्रॉप आउट रेट इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ड्रॉप आउट रेट मतलब पी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू सेट करते हैं। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.5 कर दी तो कोई भी दो न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट रहेंगे इसमें। यहाँ पे भी मैंने प्रोबेबिलिटी 0.5 के करीब रख दी, यहाँ पे भी 0.5 रख दी, यहाँ पे भी ड्रॉप आउट रेट 0.5 रख दिया, तो यहाँ पे भी ऐसे सेम होगा। और यहाँ पे क्या है, ये x1, x2, x3, x4 इवन फीचर भी सेलेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे रैंडम। ऐसे कुछ होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये सब होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हर एक इपॉक में ये रैंडम डीएक्टिवेट रहेंगे कुछ न्यूरॉन्स। So you can say that every iteration features will get selected randomly. तो for टेस्टिंग डेटा और इन्फ्रेंस के लिए डीएक्टिवेट नहीं करते हैं, एक्टिवेट ही रखते हैं। और टेस्ट के दौरान और एक चेंज होता है, यहाँ पे सिर्फ हम पहले क्या करते थे, W लेते थे, वेट लेते थे। अब हर एक वेट प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ड्यूरिंग टेस्टिंग। यहाँ पे अगर फॉर्मूला बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 है, बीटा 1 x1, या फिर बायस
प्लस डब्ल्यू एक्स है, वेट इंटू एक्स, तो डब्ल्यू की जगह पे अब क्या होगा, ये बायस सेम रहेगा, डब्ल्यू इंटू पी इंटू एक्स होगा। अब ये वाला ऐड कर रहे हैं आप, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो रही है, राइट, डब्ल्यू की। सर ये ड्रॉप आउट हम लेयर वाइज करते हैं? हाँ, लेयर वाइज करते हैं। अगर आपने अभी देखा है यहाँ पे, तो शायद इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, राइट, ड्रॉप आउट। यहाँ पे देखो 0.5 हर एक लेयर के बाद किया है। इस लेयर में क्या करो आप, रैंडमली 50% ड्रॉप कर दो। हर एक इटरेशन में रैंडमली होगा, हर एक बार सेम नहीं होगा। सेम होगा तो फिर उसका मतलब ही नहीं रहा, राइट। सेम ही दो ही वो डीएक्टिवेट होते जाएंगे, तो इसका फिर मतलब ही नहीं है। x2 और x3 कभी नहीं वो लेगा, कंसिडर नहीं करेगा। तो हर एक इपॉक में वो रैंडमली होते हैं। पहले ये होंगे, फिर अगले इपॉक में शायद ये दो होंगे, फिर अगले इपॉक में ये दो होंगे, ऐसे करके कुछ न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट रखता है वो, ताकि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो। हर एक लेयर के बाद ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर दिया है। आप कुछ स्पेसिफिक लेयर में ड्रॉप आउट लेयर ऐड कर सकते हो, या फिर सब लेयर में ऐड कर सकते हो। इवन इसने इनपुट लेयर में भी किया है, इनपुट डायमेंशन भी उसने 50% रखा है। ये काइंड ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक है यहाँ पे। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, हाउ टू इम्प्लीमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, L1 and L2 regularization in neural network। ठीक है, और मैंने एक आपको प्रॉब्लम दिया था, ट्रिप ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए। आप ये सेम आर्किटेक्चर यूज करेंगे। इस जो भी मैं अभी आपको ये आर्टिकल सेंड करूंगा, उसमें जो ये है वो सेंड, ये देखोगे। अब फिर आप कंपेयर करोगे आपकी पहली एक्यूरेसी और ये यूज करने के बाद एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना है, तो सारी टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट करोगे ये आर्टिकल देख के, पढ़ के। ट्रिप ड्यूरेशन, न्यूयॉर्क टैक्सी ट्रिप ड्यूरेशन डेटा, राइट, वो लेके वो आपके पास ऑलरेडी है। तो ये वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का दिया है उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। ड्रॉप एक्टिवेशन फंक्शंस और ये लॉस फंक्शन। सर इसका आउटपुट आइडियली कितना वेरी होना चाहिए लॉस से, मतलब कितने सेकंड में कितने होनी चाहिए वो एरर वगैरह? नहीं समझा नहीं मैं विवेक। मतलब टारगेट वैल्यू मेरी 120 सेकंड है, तो उसका कितना वैल्यू तक वो आइडियल आना चाहिए, 120 या 130 150? ये सबसे कम से कम आपका मीन स्क्वेयर्ड एरर होना चाहिए, या फिर रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम कितना होगा, 10 20 25 30? कुछ सेकंड्स में ठीक है। ड्यूरेशन अगर 25 मिनट की है और मॉडल आपका 27 मिनट दिखा रहा है, तो एक्सेप्टेबल।
25 मिनट के क्लिप है और 40 मिनट दिखा रहा है तो मॉडल अच्छा नहीं बना। ओके सर, क्लियर है। तो मीन स्क्वेयर एरर ये 0 के करीब, मतलब कम से कम होना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, ऑल क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे सारे एक्टिवेशन फंक्शंस। बाय द वे, आज टाइम है आपको फिर से कनेक्ट करने के लिए शाम को वगैरह, लेट यस सर, इवनिंग कर सकते हैं, राइट? तो हम फिर से मिलेंगे 10:30 बजे। सर थोड़ा जल्दी 9 बजे। 9 बजे मिलना है तो थोड़ा लेट मिल सकते, 9:30 या, क्योंकि तो ठीक है 10 बजे मिल जाते सर। 9:30 ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए आधे पौने घंटे के लिए या फिर मैक्स 1 घंटे के लिए मिलेंगे हम। तो उसमें सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शंस खत्म करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। अब मेरा टारगेट अगले 10 जून तक का है, खत्म होना चाहिए विथ प्रोजेक्ट्स, विथ असाइनमेंट्स। उसके बाद थोड़ा सा प्रोजेक्ट चल सकते हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वक्त मिलेगा हमें उसके दौरान भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड कर लेंगे, बट एटलीस्ट थियरी पार्ट सब कुछ खत्म होनी चाहिए।